हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। द प्रेप हैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक पाठक आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, साइंस का एक इंपॉर्टेंट और स्पेशली बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके सामने डील किया था, जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है और बायोलॉजी ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से प्रभावित करता है, किन किन चीजों के बारे में उसमें हम लोग पढ़ते हैं, इन सारी बातों के ऊपर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के बाद आज का जो क्लास होगा उसी से रिलेटेड होगा। यह क्लास उन सारे विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी साइंस पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, सीयूईटी का एग्जामिनेशन हो, या फिर एसएससी का हो, रेलवेज का हो, या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो और जिसमें साइंस पूछा जाता है, यह क्लास उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए बड़ी संख्या में आप सभी जुड़े, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो अपना लाइक भी वीडियो पर जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो अधिक समय नहीं लेते हुए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन हम लोग करने वाले हैं, कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो आपके बीच में लेकर के आऊंगा। कल का जो क्लास था वो इंट्रोडक्टिव क्लास था। आज का जो सेशन हम लोग लेने वाले हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज को मैं आपके बीच में डिस्कस करूंगा कि बायोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्रांच हैं और उनका क्या रोल है। उसके पहले मैं फटाफट आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं 2 मिनट के अंदर कल के क्लास के सारे टॉपिक्स के बारे में। तो 2-3 बातें कौन कौन सी थी। बायोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायोज एंड लोगोज, जहां पर बायोज का मतलब लाइफ है और लोगोज का मतलब स्टडी है। दूसरा फैक्ट मैंने उसमें आपको बताया था, एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु भी कहते हैं, उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी की उपाधि मिली। साथ ही साथ जूलॉजी, जहां पर एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है, उसका भी फादर किसे कहा गया? एरिस्टोटल को कहा गया। सेकंड फैक्ट मैंने आपको बताया था, थियोफ्रेस्टस जो थे दोस्तों, उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा गया, जबकि लैमार्क और ट्रेवेरिनस, इन 2 वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से काम कर करके बायोलॉजी शब्द दिया था। ये वही लैमार्क है जिनकी पूरी स्टोरी मैंने कल आपको बताई थी, फिलोसॉफी जूलॉजी बुक के लेखक, साथ ही साथ द यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी के प्रणेता। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी लैमार्क के द्वारा दिया गया था। तो ये सारी बातें कल हो गई थी। उसके बाद डायरेक्ट अगर आप देखोगे ना, तो वनडे एग्जाम में कई बार बायोलॉजी का कोई एक पार्टिकुलर ब्रांच दे देता है और पूछता है कि बताइए इसमें किसका स्टडी किया जाता है। लाइक अगर मैं कहूं कि हिपैटोलॉजी, आपको पूछ दिया कि बताओ निम्नलिखित में से हिपैटोलॉजी में किसके बारे में पढ़ा जाता है। अब आप सोचोगे कि सर क्या होता है हिपैटोलॉजी, क्या पढ़ते हैं उसमें हम लोग, या फिर दे दिया हिमेटोलॉजी, या फिर दे दिया सेरोलॉजी, या फिर आपको दे दिया ऑर्निथोलॉजी, एपीकल्चर, पोमोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स, जेरेंटोलॉजी। तो ये सब बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेज हैं। जिन ब्रांचेज को पढ़ा जाता है उसके अंदर क्या पढ़ा जाता है, वो सारी बातें अभी के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार अच्छे से अच्छे संख्या में आप लोग जुड़ जाओ और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी आज का टॉपिक है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पहला स्लाइड जो आपके सामने है उसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन से ब्रांचेज के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला ब्रांच दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है एनाटॉमी। पहला ब्रांच क्या लिखा हुआ है? एनाटॉमी। तो मैं आपको बताता चलूं कि एनाटॉमी में आप किसके बारे में पढ़ते हो। अगर आपसे पूछा जाए एनाटॉमी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है, तो आप तुरंत साथ ही साथ लिखते चलो या स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना, ताकि एग्जाम के समय यह प्रश्न अगर पूछा जाए तो परीक्षा में यह क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो आइए देखते हैं एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। एनाटॉमी में किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, यानी कोई भी इंडिविजुअल है उसके बॉडी के अंदर जो जो ऑर्गन सिस्टम है और वो ऑर्गन सिस्टम के कारण उसका बॉडी बना हुआ है, उन सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कॉकरोच और दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स, इन दोनों के एनाटॉमी को बताना है, तो आप कब बता पाओगे? अगर पूछे कि कॉकरोच के बॉडी के भीतर जो जो ऑर्गन सिस्टम है, क्या वो ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी के भीतर भी हैं, तो आप कैसे इसका डिफरेंस बता पाओगे? तो आप एनाटॉमी पढ़े होंगे तब इसको आसानी से बता पाएंगे। आप कहोगे कि सर
कॉकरोच जो होता है उसमें एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल होता है, और वो एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना रहता है। तो पहला डिफरेंस कॉकरोच में और ह्यूमन में स्केलेटन का है, और वो स्केलेटन कौन सा है? तो कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन विच इज फॉर्म्ड बाय काइटिन। किसका बना है? काइटिन का बना है। ह्यूमन के बारे में आप कहोगे सर ह्यूमन में तो इंडोस्केलेटन पाया जाता है, और ह्यूमन का जो इंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट का बना हुआ है। दूसरा डिफरेंस आप कहोगे कि सर ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि कॉकरोच में 13 चैम्बर का सेप्टम पाया जाता है। तीसरा डिफरेंस आप कह पाओगे कि सर कॉकरोच जो है उसका ब्लड व्हाइट कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोलिम्फ पिगमेंट, जबकि ह्यूमन का ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। उसके बाद आप कह सकते हो सर कॉकरोच जो है उसके पास 3 पेयर लेग्स है, यानी 3 जोड़ा पैर है, और मनुष्य के पास 1 पेयर पैर है। याद रखना यह प्रश्न आया हुआ है कि स्पाइडर को, मकड़ी को इंसेक्ट क्यों नहीं कहा जाता, इसके बिहाइंड में क्या रीजन है? तो मकड़ी को, स्पाइडर को इंसेक्ट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि मकड़ी में 4 जोड़ा पैर होता है। कितना होता है? 4 जोड़ा, टोटल 8 पैर, जबकि इंसेक्ट्स में कितना होना चाहिए? 3 पेयर लेग्स होना चाहिए। इसीलिए मकड़ी को हम लोग इंसेक्ट की श्रेणी में नहीं रखते। तो ये सब डिफरेंस आप कब बता पाओगे? जब बायोलॉजी का एनाटॉमी आप पढ़े हुए होगे। आई बात समझ में? चलिए सेकंड ब्रांच के बारे में हम लोग देखते हैं एनाटॉमी के बाद, वो है टैक्सोनॉमी। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, कैरोलस लिनियस साहब ने, किसने? कैरोलस लिनियस साहब ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी ब्रांच के बारे में बताया था, और क्या कहा था? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पहला लिखते चलो हमारे साथ साथ, आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, देन उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। सेकंड में है दोस्तों क्लासिफिकेशन, और थर्ड जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है नोमेनक्लेचर का। तो पहला क्राइटेरिया याद रखना है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड नोमेनक्लेचर। और जब किसी ऑर्गेनिज्म का ये तीनों होता है तो इसी ब्रांच को तो कहते हो टैक्सोनॉमी, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्गीकी, और इस वर्गीकी को सबसे पहले बताया था कैरोलस लिनियस ने। तो अगले ब्रांच की तरफ मूव करते हैं। थर्ड ब्रांच है, यहां पर आप देख पा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो याद रखना है माइक्रोबायोलॉजी में दोस्तों माइक्रोब्स के बारे में आप स्टडी करते हो, और माइक्रोब्स में स्पेशली इसके अंदर हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो 2-3 बातें आपको बैक्टीरिया के विषय में याद रखनी चाहिए थी। धरती पर केवल और केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट्स होता है, याद रहेगा क्या? प्रोकैरियोट्स। विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, उन्हें समझ नहीं आता सर यूकैरियोटिक सेल क्या है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। तो मैं बेसिक आपको बता दूं, जिस भी सेल में न्यूक्लियस होगा दैट सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल, और जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल सिर्फ एक, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को जैसे ही आप छोड़ते हो तो दुनिया के सारे सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। दूसरा फैक्ट क्या याद रखोगे? सर बैक्टीरिया का खोज किसने करा था? तो ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था, और पहला बैक्टीरिया जो इन्होंने खोजा था उसे कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। थर्ड फैक्ट में आपको क्या याद रखना है? तीसरा फैक्ट याद कर लो, बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और अगर पूछे कि सेल वॉल किसका बना है तो टर्म याद रख लो पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरियल सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन मेम्ब्रेन। धरती पर सिर्फ 3 ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल होता है। पहला प्लांट सेल, एंड प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेकंड फंगल सेल या फंजाई सेल, वो किसका बना होता है सेल वॉल? काइटिन का। और तीसरा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है दोस्तों, जिसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो 3 फैक्ट आपको याद रखना है। एक और फैक्ट याद रख सकते हो, जो भी माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, यदि वो बैक्टीरिया लोकोमोट करेगा, स्थान परिवर्तन करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गेन है वो लोकोमोटरी ऑर्गेन फ्लैजिला कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लैजिला। यानी बैक्टीरिया किससे लोकोमोट करता है? फ्लैजिला से करता है। और फ्लैजिला भी 1-2 नहीं,
टोटल 3 तरह का होता है। और कौन कौन सा, आइए एक बार देखते हैं। मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर में ये उसका सेल वाल हो गया। न्यूक्लियस तो होगा नहीं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसके सेल मेम्ब्रेन से अगर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोट्राइकस फ्लैजिला। अगर किसी बैक्टीरिया में एक जगह से 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं तो इसे कहा जाता है डाइट्राइकस फ्लैजिला। यदि किसी बैक्टीरिया में एक ही स्थान से और अलग अलग जगहों से फ्लैजिला निकले होते हैं तो इसे कहा जाता है पेरीट्राइकस फ्लैजिला, और बैक्टीरिया इसी से लोकोमोट करता है। कोई दिक्कत क्या, आई बात समझ में? एक और फैक्ट याद करो बैक्टीरिया के बारे में। क्या याद करना, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साहब बैक्टीरिया अगर राउंड शेप का है तो इसको लिए कौन सा टर्म आप यूज करोगे, तो याद रखना है यदि कोई बैक्टीरिया राउंड शेप है तो उसे आप कहोगे सर ये कोकाई है या कोकस है। अगर कोई बैक्टीरिया दोस्तों रॉड शेप्ड का है, रॉड शेप्ड मतलब छड़नुमा आकृति उसकी कुछ ऐसी दिखेगी आपको, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का नाम याद रखना है बैसिलस। क्या नाम याद रखोगे, रिपीट करो, बैसिलस। जैसे नाम सुना होगा, आपसे दे दिया कि दूध को दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का शेप बताओ, तो आप कहोगे सर किस शेप का है, रॉड शेप का है। आसान तो है। यदि कोई बैक्टीरिया दोस्तों कॉमा शेप का है, कॉमा आकृति का आपको दिख रहा है, तो उस बैक्टीरिया को क्या कहोगे, विब्रियो। क्या कहेंगे, विब्रियो। जैसे जिस बैक्टीरिया से कॉलरा बीमारी होता है, हैजा किस बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो पूछे विब्रियो कॉलेरी का शेप कैसा होगा, आप कहोगे सर कॉमा जैसा होगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। अगर कोई बैक्टीरिया दोस्तों स्प्रिंग शेप का है, स्प्रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, तो उस बैक्टीरिया को स्पाइरिलम कहेंगे। स्पाइरिलम ये कैसा आपको दिखेगा, कुछ इस तरह का स्प्रिंग शेप का आपको दिखेगा। अगर कोई बैक्टीरिया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और कंप्लीट वो कॉलोनी बना करके, समूह या समुदाय बना करके रह रहा है, तो उस बैक्टीरिया के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया जाता है, और वो वर्ड है दोस्तों एस्ट्रिप्टो। नाम याद रखना है, एस्ट्रिप्टो। यानी जो भी बैक्टीरिया चेन में होगा, श्रृंखलाबद्ध तरीके से होगा, कॉलोनी बना करके रहेगा, उस बैक्टीरिया को हम लोग एस्ट्रिप्टो बैक्टीरिया कहते हैं। और ये सारी बातें विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं, वो शाखा कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी है। अगले ब्रांच की तरफ मूव करते हैं, पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स अब कितने तरह के, 2 तरह के पैरासाइट्स, एक इंडो पैरासाइट, एक एक्सो पैरासाइट। पैरासाइट कहते किसे हैं, दी ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन होस्ट बॉडी टेम्पोररी और परमानेंटली। आप बीमार पड़े, मान लो टाइफाइड हुआ, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया कौन सा, साल्मोनेला टाइफी। अब डॉक्टर विडाल टेस्ट करके जब आपके टाइफाइड को डायग्नोसिस करेगा, तो आपके ब्लड के भीतर वो खोजेगा कि टाइफाइड का बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो यदि पूछा कि साल्मोनेला टाइफी कौन सा पैरासाइट है, आप कहोगे सर इंडो पैरासाइट है, आपके शरीर के भीतर है वो। ई कोलाई सेकेंड एग्जांपल, ई कोलाई। अगर पूछा कि ई कोलाई कौन सा पैरासाइट है, तो ये आपके इंटेस्टाइन में होता है, आपके गट में होता है, और फूड डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी इंडो पैरासाइट हुआ। आपके सिर में, स्कल्प में कई बार जू लग जाता है, जिसको लाइस कहते हैं, तो पूछेगा लाइस कैसा पैरासाइट है, आप कहोगे सर एक्सो पैरासाइट है, क्योंकि ये शरीर के बाहर है। कई बार नदी या तालाब में नहाते समय लीच पकड़ लेता है हाथ वगैरह पे या पैर पे, तो लीच कैसा पैरासाइट है, एक्सो पैरासाइट है। मॉस्किटो एक्सो पैरासाइट। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बॉडी के ऊपर टेम्पोररी या परमानेंटली अपना सर्वाइवल के लिए फीड करता है, अपने सर्वाइवल के लिए रहता है, वो एग्जांपल है दोस्तों एक्सो पैरासाइट का। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो याद रखना है एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। फाइकोलॉजी में किसके बारे में, एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। एल्गी के बारे में 2-3 बातें मैं आपको यहीं पर बतला देता हूं। अगर पूछा जाए आपसे कि एल्गी क्या है, तो याद रखना है जो भी एल्गी होते हैं, ज्यादातर एल्गी ऑटोट्रॉफिक होते हैं एल्गी, और इसको हिंदी में शैवाल भी कई स्थानों पर लिखा हुआ मिलेगा, शैवाल। कितने टाइप से इसके, तो पहला टाइप है दोस्तों, उसे कहते हैं क्लोरोफाइसी। फर्स्ट टाइप याद रखना है एल्गी का, वो है क्लोरोफाइसी। सेकेंड टाइप है फियोफाइसी।
एंड थर्ड टाइप है दोस्तों रहोडोफाइसी। अब आप पूछोगे सर क्या मतलब है इसका, तो देखो क्लोरोफाइसी जो होता है वो ग्रीन एल्गी है, ये शैवाल आपको हरे रंग का दिखाई देगा। फियोफाइसी जो होता है दोस्तों ये ब्राउन एल्गी है, ये शैवाल आपको भूरे रंग का दिखाई देगा। और रहोडोफाइसी जो है ये रेड एल्गी है, ये शैवाल आपको लाल दिखाई देगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि जो रेड सी होता है, लाल सागर, उसके पानी का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ड्यू टू रहोडोफाइसी। उस रेड सी में, लाल सागर में रहोडोफाइसी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण से उसका पानी लाल रंग का प्रतीत होता है, दिखाई देता है। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए और प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करने के लिए किस एल्गी को अपने साथ लेकर के जाते हैं, नाम है उसका क्लोरेला। सब लोग नाम याद कर लो। क्लोरेला एक ऐसा एल्गी है दोस्तों जो क्लोरोफाइसी में आता है, क्लोरोफाइसी में आता है और अंतरिक्ष यात्री से अंतरिक्ष में ले जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत अधिक मात्रा में वे प्रोटीन भी प्राप्त करते हैं भोजन के लिए, साथ ही साथ वे ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं अंतरिक्ष में इससे। तो क्लोरेला का यूज किया जाता है, याद रहेगा। क्लोरोफाइसी आपको जहां जहां पानी अवेलेबल है उन सारे जगहों पर मिलेगा। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी आपको ज्यादातर चट्टान पर मिलेगा, रॉक्स पर मिलेगा। और रहोडोफाइसी रेड सी में आपको अवेलेबल होगा, रेड सी में आपको मिलेगा। तो चलिए पिछले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आई होप फाइकोलॉजी आप समझ गए होंगे। माइकोलॉजी किसके स्टडी को करा जाता है दोस्तों, फंजाई, फंजाई कवक। अब फंजाई जैसे जो मशरूम आप खाते हो वो भी फंजाई है। फंजाई का सेल मैंने अभी जस्ट आपको बताया काइटिन का बना होता है। दूसरा फैक्ट मैंने बताया फंजाई सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी करता है, यानी मृत जीवी, डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिके मटेरियल। साथ ही साथ वो पैरासाइट भी हो सकता है। कई बार कवक वाले रोग व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे एथलीट फूड, जैसे अस्थमा, ये सब फंगल से होने वाले इंफेक्शन है और ये इंफेक्शन पैरासाइटिक फंगस से होते हैं। तो माइकोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, फंजाई के बारे में। जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी में हम लोग दोस्तों प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये कुछ ब्रांच थे आपके स्क्रीन पर जो आपने देखा। अगले स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हो व्हाट इज बायोलॉजी, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल है, यहां पर आप कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, जैसे यहां एक वायरस देख रहे हो, यहां किडनी देख रहे हो, यहां स्टारफिश देख रहे हो, यहां पर आप देख पा रहे हो हार्ट के बारे में, ये आपका डीएनए है, ये क्रोमोजोम्स कैसे ब्रेक डाउन होता है, ये आपका प्लांट सेल वॉल, ऐसे ऐसे आप तस्वीर जो देख रहे हो। तो जितना लिविंग इंडिविजुअल है पूरे धरती पर, उसके विषय में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं ये ब्रांचेज जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया भी, और एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूं। देखो पहला ब्रांच है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, यानी बॉडी के भीतर जो जो ऑर्गन सिस्टम है सबका स्टडी, एनाटॉमी। दूसरा है फिजियोलॉजी। देखो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बहुत कम का डिफरेंस है। आप कहोगे सर क्या कम का डिफरेंस है, तो याद रखना है फिजियोलॉजी जो होता है दोस्तों, ये वर्किंग पैटर्न ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। क्या है, वर्किंग पैटर्न ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपके शरीर में किडनी है, ये बताएगा कौन, एनाटॉमी। लेकिन किडनी का फंक्शन ब्लड से यूरिया को फिल्टर करना है, यह बताएगा कौन, फिजियोलॉजी। आपके पास लीवर है, कौन बताएगा, एनाटॉमी। लीवर का फंक्शन बाइल जूस सेक्रीट करना, कौन बताएगा, फिजियोलॉजी। आपके पास गॉल ब्लैडर है, एनाटॉमी। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करेगा, फिजियोलॉजी। फेफड़ा है, कौन बताएगा, एनाटॉमी। फेफड़ा एक्सक्रीटरी गैसेस को एक्सचेंज करेगा, कौन बताएगा, फिजियोलॉजी। तो जो वर्क के बारे में बताए वो ब्रांच फिजियोलॉजी, और जो ऑर्गन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताए वो ब्रांच एनाटॉमी। क्लियर है। बॉटनी याद हो गया, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी याद हो गया, स्टडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रोबायोलॉजी याद हो गया, माइक्रोब्स के बारे में, बैक्टीरिया, इन सबों के बारे में। जेनेटिक्स जो मैंने कल भी आपको बताया था, स्टडी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी वैसे कैरेक्टर,
वैसे ट्रेट्स जो माता पिता से संतान के भीतर आते हैं। कई बार आप देखोगे पिता की आंखों का रंग अगर ब्राउन है तो संतान की आंखों का रंग भी ब्राउन आया। मां का बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्किन जो है वो फेयर है तो बच्चे का भी स्किन कलर फेयर होता है। पिता का हेयर जो है, बाल अगर कर्ली शेप में है तो संतान का भी बाल कर्ली। तो यानी कहने का मतलब ये कि जो गुण अथवा दोष माता पिता से संतान के भीतर आते हैं, इसके बारे में विज्ञान की जिस शाखा के अंदर पढ़ा जाता है वो शाखा कौन सी है? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स पर रिसर्च जब शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक के द्वारा, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने पाइसम सेटाइवम पर सबसे पहले रिसर्च किया था। और मेंडल साहब ने ही दोस्तों सबसे पहले बताया था कि जेनेटिक्स का जो भी एप्लीकेशन है, यानी 3 नियम उन्होंने जेनेटिक्स के बताए थे, 3 लॉ। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, रिपीट करो मेरे साथ, याद हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी होंगे उन्होंने पढ़ा होगा प्रभाविता का नियम। दूसरा मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र विन्यास का नियम। और तीसरा नियम दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथकीकरण का नियम। याद हो गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये 3 लॉ मेंडल का था। और क्या कहा? ये तीनों नियम सिर्फ वैसे ऑर्गेनिज्म पर लागू होगा जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मोड में रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक्स का कोई भी लॉ, कोई भी एप्लीकेशन लागू नहीं होता है। अगला ब्रांच आप देख पा रहे हो इकोलॉजी। इकोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? तो स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका वातावरण के साथ क्या संबंध है? ऊंट का पैर गद्देदार क्यों होता है? वो लंबे समय तक वाटर को स्टोर कैसे कर लेता है? उसका जो कुब्बड़ होता है उसमें फैट क्यों स्टोर रहता है? जेरोफाइटिक प्लांट्स में लीफ के जगह स्पाइन्स क्यों होते हैं? जेरोफाइटिक प्लांट्स का पूरा जो बॉडी होता है वो वैक्स से कवर्ड क्यों होता है? जेरोफाइटिक प्लांट का रूट कोलोनिकल क्यों होता है? ये सब आप कहां पर पढ़ते हो? इकोलॉजी में पढ़ते हो, पारिस्थितिकी में पढ़ते हो। बात आई समझ में? और नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के प्रणेता कौन? जन्म किसने दिया? तो 2-3 बातें हम सेल के बारे में यहां पर आपको फटाफट बतला देते हैं। देखो सेल वर्ड जो है ना, ये किस वर्ड से निकल करके आया? तो याद रखना है सेलुलर। सेल वर्ड शुरू से नहीं था, वर्ड कौन सा आया? सेलुलर। और सेलुलर वर्ड का मीनिंग होता है डार्क लिटिल रूम। सेलुलर वर्ड का मीनिंग है दोस्तों अ डार्क लिटिल रूम। सबसे पहले एक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। और जब रॉबर्ट हुक आए तो उन्होंने खुद के बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब प्लांट के बार्क को देखा, छाल को देखा, तो उनको उस छाल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए जिसको उन्होंने सेलुला कहा। रिसर्च आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? उसका कारण यह था कि उनके माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय सिर्फ 2 माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुए थे। याद रखना है, पहला जो माइक्रोस्कोप बना था वो था सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आपसे पूछा जाए किसने बनाया था तो नाम याद रखना है आपको दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन। सिंपल माइक्रोस्कोप किसने बनाया? जॉनसन एंड जॉनसन। दूसरा माइक्रोस्कोप जो बना दोस्तों वह था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और अगर आपसे पूछा जाए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया तो नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने खुद बनाया था। और तीसरा जो माइक्रोस्कोप है वो बना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया? उनका नाम याद रखोगे, नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का। एक और क्वेश्चन यहां से एग्जाम में अराइज होता है जो कि कई बार पूछा हुआ है कि नॉल एंड रस्का ने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया उसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कितनी थी? तो याद रखना है आपको 1 लाख टाइम्स। कितना था दोस्तों? 1 लाख टाइम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जूमिंग कैपेसिटी थी, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी थी। मतलब अगर ये डॉट है तो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना ज्यादा जूम कर सकता है? तो टोटल 1 लाख गुना अधिक जूम कर करके दिखा सकता है। बात आई समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप समझ गए होंगे उन सब के बारे में। अब देखेंगे यहां पर एनाटॉमी का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। डील्स विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट, इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन, सर्जरी एंड कंपैरेटिवली बायोलॉजी।
तो सर्जरी वही डॉक्टर ना कर पाएगा जो एनाटॉमी पढ़ा हो। और कौन कर पाएगा? फिजियोलॉजी में लिखा हुआ है हाउ ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम वर्क, यानी इंटरनल ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। और भी कुछ ब्रांचेस बॉटनी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, इधर जूलॉजी के बारे में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो पढ़ पाएंगे। फिर यहां माइक्रोबायोलॉजी का पूरा डिटेल है, जेनेटिक्स का डिटेल है। तो आई होप आज के वीडियो में मैंने जितने ब्रांचेस के बारे में आपको बताया वो सारे ब्रांच आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो डेली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बायोलॉजी का आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूं। इसके साथ आपको और भी कई सारे वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिल रहे होंगे, और इस चैनल पर सिर्फ एक ही उद्देश्य से सारे फैकल्टीज वर्क कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का इंप्रूवमेंट, कम समय में आप स्वयं को सफल किस तरह से बनाओ, ज्यादा समय आपको सफलता में नहीं लगे। शिक्षकों के पास एक अनुभव होता है लंबे समय तक विद्यार्थियों को पढ़ाने का, और उस अनुभव का समरी जो होता है वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक आपके घर बैठे आपके फोन में पहुंचाया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी सिंसियर तरीके से द प्रेप हैप के यूट्यूब चैनल को, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिल सकती है अगर रेगुलरिटी आपने मेंटेन किया तो पॉजिटिव होकर के सकारात्मक तरीके से प्रत्येक दिन के इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप स्वयं भी देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और अगर आज के क्लास में आपको कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए मिली होंगी तो सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। आप सबने वीडियो को देखा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।